हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश नॉलेज टॉक्स में। आज के सेशन में डाउन टू अर्थ के जुलाई 2023 पर आधारित जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम लोग करने वाले हैं। खास बात यह रहती है इस लेक्चर की कि इसमें हम लोग स्टैटिक और करंट पोर्शन को लिंक करके पढ़ते हैं। यह किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कम से कम एक दो क्वेश्चन देखिए, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और जो भी युग्म सही सुमेलित है जिन उनको हमको चुनना है। तो एक तरफ हमको दिया है अंतरराष्ट्रीय समझौते या संस्थान और दूसरी तरफ उनसे संबंधित सब्जेक्ट या थीम दिया गया है। समझ रहे हैं बात कि आपको इधर के जो भी चीजें हैं, समझौते हैं, उनसे वो किससे रिलेटेड हैं वो इधर दिया है। तो जो भी उसके सामने सही लिखा हो वो सही होगा, जो नहीं लिखा है तो गलत होगा। तो सबसे पहला दिया हुआ है इसमें तलानोवा संवाद। तलानोवा संवाद लोगों की स्वास्थ्य सेवा इसके सामने दिया है, मतलब कि तलानोवा संवाद लोगों की स्वास्थ्य सेवा संबंधित है। तो क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह सही नहीं है। अगर आप थोड़ा भी आइडिया रखते हैं कि यह मतलब किससे रिलेटेड है, तो यह कॉप से रिलेटेड है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से रिलेटेड है। इसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो सबसे पहले यह कॉप से रिलेटेड है, इसलिए लोगों स्वास्थ्य संबंधी नहीं है, जलवायु से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो पहला गलत हो जाएगा आपका। दूसरा देखिए, अल्मा अता घोषणा। अल्मा अता घोषणा जो है, यह जो है इसके सामने दिया है वैश्विक जलवायु परिवर्तन। तो अब ये पता होगा तभी कर पाएंगे। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड नहीं है, या किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड है। तो दूसरा गलत हो गया। यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया है, तलानोवा वाला इधर लिख दिया है इसके सामने और अल्मा अता कर दिया है इसके सामने। कई क्वेश्चंस जो हैं पुराने जो आए हुए हैं, चाहे यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, उसमें ऐसे पैटर्न देखे गए हैं कि अगर वो 3-4 दिए हुए हैं तो उसमें अगर गलत करना होता है तो एक दूसरे को उल्टा कर देते हैं, है ना। तो ऐसा थोड़ा पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखा कीजिए कि आपको कुछ अगर याद हो तो दिमाग लग जाए जिससे। तीसरा दिया है सिंगल कन्वेंशन। तो सिंगल कन्वेंशन नशीली दवा है, तो हाँ बिल्कुल सही है, नशीली दवाओं से संबंधित है। 1961 में यह कन्वेंशन जो है किया गया था। फिर अंतर सरकारी वार्ता समिति जो है यह किससे संबंधित है? प्लास्टिक प्रदूषण संबंधित है, यह भी सही है। तो इसमें दो हमारे क्या हैं, गलत सुमेलित हैं, पहला और दूसरा, और दो तीसरा और चौथा क्या है, सही सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कितने सही सुमेलित हैं? तो केवल 2 सही सुमेलित हैं, दो कथन सही सुमेलित हैं। तो इसमें दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो तलानोवा संवाद है यह कॉप से रिलेटेड है। तो किस 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 कॉप से रिलेटेड है? तो यह कॉप जो है 23 से रिलेटेड है, कॉप 23 से रिलेटेड है। अभी कौन सा कॉप हुआ है? अभी कॉप हुआ है 28। ठीक है, और कहाँ हुआ है आप कमेंट करके बताइए। पिछले जो भी वीडियो रिलेटेड इससे डिस्कस किए हैं, चाहे कुरुक्षेत्र योजना हो या डाउन टू अर्थ हो, उनमें मैं बता चुका हूँ कि कॉप 28 कहाँ हुआ है, कॉप 27 कहाँ हुआ है, कॉप 29 कहाँ होगा। वो बताइए कमेंट करके कि कॉप 28 कहाँ पे हुआ है हाल ही में। तो यह जो तलानोवा संवाद है कॉप 23 में, मतलब यह सामने आया, लॉन्च किया गया। और तब किसकी अध्यक्षता थी? तब अध्यक्षता थी फिजी की अध्यक्षता में किया गया था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। सन याद रखिएगा, तलानोवा संवाद 2018 में। किसके लिए? क्लाइमेट एम्बिशंस के लिए, क्लाइमेट लक्ष्य के लिए, क्लाइमेट गोल्स के लिए या जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीजों के लिए तलानोवा संवाद किया गया था। क्यों किया गया था? क्या बात है इसमें यह बात है जैसे जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करना है हर देश को। अब यह 2020 से शुरू होने वाला था। तो जो देश थे उन्होंने कहा कि भाई 2020 से तो ठीक है हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग मतलब जैसे जैसे होता नहीं है, मेन मैच खेलने से पहले एक कहते हैं कि क्या करते हैं उसको, ट्रायल मैच खेलते हैं।
तो वैसे ही इन्होंने कहा कि भाई एक बार हम लोग मिलते हैं सब लोग और कैसे बनाएंगे या कैसे हम लोग उसको अपडेट करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस पर बात करने के लिए ही यह संवाद किया गया था 2020 के पहले करने के लिए। ठीक है। दूसरा जो था अल्मा अता घोषणा, यह मैंने आपको बताया किससे संबंधित है, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। और इसको कब शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया है 6 से 12 सितंबर 1978 में। तो बहुत नया नहीं है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये सुने ही नहीं हो तो हो सकता है नया वाला ही हो, नहीं 1978 का है। ऐसे ये 2018 का है। यूपीएससी ऐसे पूछती है पुराने क्वेश्चंस को नए, और पीसीएस तो डायरेक्ट पूछता है कि भाई तला नोवा संवाद कब किया गया, 2018, 19, 20, 2021, 4 ऑप्शन दे देगा। पता होगा तो करेंगे, नहीं गलत करके आएंगे। और तो ये जो अल्मा अता घोषणा हुई 1978 में हुई, वो कहाँ हुई? अजरबैजान सॉरी कजाकिस्तान में हुई, कजाकिस्तान में हुई। और ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में इसको क्या है सम्मिलित किया गया, मतलब स्वीकार किया गया है। और कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, शॉर्ट फॉर्म है ICPHC, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर पर यह कॉन्फ्रेंस हुई कजाकिस्तान में 1978 में। उसी में यह अल्मा अता घोषणा जो कि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं और जो चीजें हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सही आंसर हमारा दूसरा हो गया है। अब यहाँ पे देखिए वही चीजें हैं कि यह तलानोवा एक पारंपरिक शब्द है जो फिजी और पूरे प्रशांत में समावेशी, सहभागी और पारदर्शी संवाद की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। और ये UNFCCC का जो पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में प्रगति के संबंध में, देखिए प्रगति के संबंध में पार्टियों के सामूहिक प्रयास का जायजा लेने और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की तैयारी पर बल देने पर केंद्रित है। ये अल्मा अता घोषणा है जो कि 1978 में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें एक बात और कही गई थी कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है ना, जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, या फिर जो थोड़ी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो अगर उसको आप बेहतर कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी जो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं उनको पहले ही क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, तो यही बात कही गई इसमें। अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल कन्वेंशन था, जो तीसरा वाला था, वो किससे संबंधित है? नारकोटिक ड्रग्स से संबंधित है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि C61 किससे संबंधित है। यूपीएससी ऐसे पूछती रहती है, कह देंगे कि एक मिसाइल है या एक नया टैंक खोजा गया है, नया उपग्रह खोजा गया है, नया ग्रह खोजा गया है, और एक में दे देंगे कि नारकोटिक ड्रग पर एक कन्वेंशन है। तो पता होगा तो कर लेंगे। तो विशिष्ट मादक दवाओं की गतिविधियां को क्या करता है? नियंत्रित करने के साथ नियम लाइसेंस की एक प्रणाली निर्धारित करता है, यह सिंगल कन्वेंशन। ठीक है, और इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। चौथा जो था कि अंतर सरकारी वार्ता समिति, इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशंस जो कमेटी है, उसकी स्थापना कब की गई है? फरवरी 2022 में। लेटेस्ट है, पूछा जा सकता है 2024 के पेपर में यूपीएससी के। तो क्योंकि यूपीएससी क्या करती है कि 1-2 साल पुराने ही क्वेश्चन पे 2 साल पुराने लगभग अगर आप देखेंगे, जैसे 2023 का पेपर होगा तो 2021 वाले करंट के जो क्वेश्चंस हैं उस पर ज्यादा ध्यान देती है। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे हैं। तो जो INC की स्थापना हुई 2022 में हुई फरवरी में, और जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है उसके सत्र में की गई थी। इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है कि मतलब जो समुद्री पर्यावरण है उसके साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यकारी जो उपाय हैं उनको विकसित करने के लिए संकल्प यह अपनाया गया है। तो यह पर्यावरण प्रदूषण या प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री पर्यावरण को बेहतर करने के लिए यह जो अंतर सरकारी वार्ता समिति की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, चल दिया। भाई यही क्वेश्चन तो डायरेक्ट पेपर में पूछ नहीं देगा।
मान लीजिए अगर इससे रिलेटेड भी कुछ पूछ रहा है तो आप उसकी डिटेल्स को अगर पढ़े रहेंगे, व्याख्या को पढ़े रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, रिलेट कर पाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ भी रिलेटेड आ रहा है तो आप पेपर में कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है आपको। यही इस सेशन की या जो भी सेशन हम लोग करते हैं उसकी खास बात है कि हम ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के संबंध में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है सही नहीं है, सही करके मत आइएगा कितने सही हैं। तो सही नहीं है पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कितने सही नहीं है चुनना है। पहला देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नीति आयोग द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं भाई, वो आपसे बॉडी जरूर पूछते हैं। कोई भी सर्वे है, कोई भी रिपोर्ट है, कौन जारी करता है, यही याद रखने वाली चीज है। तो यहाँ पे नीति आयोग दिया है, तो अगर नहीं पता है तो सोचेंगे हाँ यही करता होगा भाई, बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है तो यह भी सर्वेक्षण करता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नीति आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। इसको किया जाता है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा किया जाता है। साथ ही में इस मिनिस्ट्री की जो मदद की जाती है वह एक बॉम्बे स्थित इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है। वो कहाँ का स्थित है? बॉम्बे का है अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है और साथ ही में इसका मार्गदर्शन और इसको बहुत सारी तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है। तो ये मिलकर के ये जो NFHS है इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। तो नीति आयोग बिल्कुल नहीं बनाता, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा देखते हैं, ये जो सर्वेक्षण है वो राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर प्रजनन क्षमता, शिशु बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, मात्र शिशु स्वास्थ्य व पोषण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो एक जनरल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि यह थोड़ा भी अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ये स्टेटमेंट तो जनरल स्टेटमेंट है, इसको सही कर देंगे। तो दूसरा सही है। तीसरा देखिए, अब तक 5 सर्वेक्षण हो चुके हैं। 5 संख्या देखिए, यहाँ पे खेल सकता है, कह देगा 15 सर्वेक्षण हो चुके हैं। यूपीएससी ऐसे ही करता है, 15 सर्वेक्षण हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, 5 ही हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा तीसरा सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए चौथा, किए गए प्रत्येक सर्वेक्षण के बीच 5 वर्ष का अंतर होता है। अब आप नहीं पढ़े तो आपको लगेगा यार 5 वर्ष में तो चुनाव भी होता है, 5 वर्ष में ज्यादातर चीजें होती है, तो हो सकता है 5 वर्ष हो। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इसका कोई फिक्स नहीं है कि कितने वर्ष के अंतराल पर होना है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया और दूसरा चौथा गलत हो गया है। 2 गलत हो गए हैं, 2 सही है। तो सही नहीं है पूछा है ना, तो 2 सही नहीं है, केवल 2, मतलब टोटल 2 मिला करके क्या है? सही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये NFHS है, अब इसमें किसी खास 5 ठो हुए हैं, तो इसमें किसके बारे में पूछा है तो नहीं बताया। जो लेटेस्ट है हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो 5वां है। ठीक है, लेटेस्ट जो आया है 2019 और 21 के बीच में इसको 2 बार में जारी किया गया है। तो ये लेटेस्ट है हमारे पास। तो इसकी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें देते हैं। जैसे यहाँ पे जो जो दिया है ना, प्रजनन क्षमता, शिशु बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इसमें एक डेटा आता है जो है वो TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है भाई? टोटल फर्टिलिटी रेट यह होता है कि एक जो महिला है, मतलब औसत निकालते हैं इसमें कि औसतन एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे को जन्म देती है ना। तो वह जो है कितना है? वह जो है 2.0 है, जो कि घट गया है, या 2.1 होना चाहिए। तो ये घट के 2.0 हो गया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है। अब अगला इसमें जो फैक्ट दिया है वो अंडर एज मैरिज के बारे में दिया गया है। अंडर एज मैरिज किसमें? वुमेन में और मेन में। ठीक है। तो जो जितने भी लोगों को सर्वे किया गया है उसमें पता चला है कि जो वुमेन में देखें तो 23.3% जो है वुमेन, उनकी अंडर एज मैरिज हो रही है, मतलब 18 साल से कम में ही उनकी शादी कर दी जा रही है। और यह जो है पिछले सर्वेक्षण से कमी
वाला परसेंट है, मतलब पिछले से कम हुआ है, लेकिन इतना अभी भी है। मेन के मामले में 17.7% है, यह भी पिछले सर्वेक्षण से इसमें कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट है वह है इंस्टीट्यूशनल बर्थ से संबंधित है, कि मतलब जो बच्चों का जन्म हो रहा है वो अस्पताल में हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, तो ये 89% है, और इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है पिछले सर्वे की तुलना में। ठीक है, तीसरा जो है वो है, अगला जो है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में है। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा जो है उसमें कमी आई है, लेकिन वह अब भी 29.30% क्या है, बना हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में। चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं, कुछ खास बातें जो पता चलती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अब यही वही है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने के रूप में किया जाता है, और यह जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, और साथ ही में सर्वेक्षण के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुंबई स्थित जो है IIPS नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो इसमें जो जैसे यूपीएससी क्या करेगा, कहेगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लिए नीति आयोग एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि यह काम करता है नोडल एजेंसी के रूप में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। एक क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट बन रहा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, या फिर आपके स्थित है बंबई में? तो बंबई वाला पता रखिएगा, मुंबई पता रखिएगा, है ना, डायरेक्ट यूपी पीसीएस बना सकता है ऐसा क्वेश्चन। सर्वेक्षण में भारत के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निम्नलिखित जानकारियां, कौन कौन सी जानकारियां इसमें इकट्ठा करते हैं? जैसे प्रजनन क्षमता पहले ही बता चुके हैं, या अभी परिवार नियोजन, मातृ शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, एनीमिया स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, ये सब ज्ञान करते हैं। तो जो 5 सर्वे हुए हैं उनका पता आपको होना चाहिए। तो सबसे पहला हुआ था, सबसे पहला मान लीजिए बनाना हो तो कह देंगे सबसे पहला सर्वे हुआ था 1952-53 में। यूपीएससी ऐसे ही करेगी, 1952-53 दे देगी, गलत हो जाएगा अगर नहीं पता है तो। 1992-93 किया गया था पहला। फिर दूसरा किया गया है सभी राज्यों में 26, तब के 26 राज्यों में 1998-99 में। तीसरा 2005-06 में। तो देख रहे हैं कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि कितने सालों में हो रहा है। चौथा हुआ था 2014-15 में, और पांचवा जो हुआ है 2019-20 में। सॉरी, मैं पहले 2019-21 बोल दिया था, तो 2019-20 के दौरान उसको सही दिमाग में सही कर लीजिएगा, 2019 और 20 में सर्वेक्षण के डेटा को इकट्ठा किया गया, और इतने लाख घर, 6 लाख घरों को सर्वेक्षण किया गया, और इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण आयोजित किया है। तो ये ऐसे पढ़ना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में हिंदू कुश हिमालय में जल, बर्फ, समाज और पारिस्थितिकी तंत्र हाई वाइज रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? ऐसे रिपोर्ट जो कि पर्यावरण पर आधारित हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा नहीं सुने गए हैं, क्योंकि एग्जाम में, यूपीएससी वाले एग्जाम में तो जो भी रिपोर्ट आदि का देता है तो वो ऐसा लगता है कभी सुने ही नहीं थे, या बहुत कम चर्चा में रहता है, या बहुत फेमस नहीं रहते हैं। तो ये डायरेक्ट आपको दे देंगे हाई वाइज रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित है, इतना डिटेल भी नहीं देंगे, हाई वाइज रिपोर्ट दे देंगे। तो सबसे पहले तो लगेगा, अगर पूरा देखें तो लगेगा पर्यावरण संबंधित है, तो हो सकता है पर्यावरण वाली ही संस्था हो, है ना, और सारी पर्यावरण वाली ही संस्था देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि वो एक ठो देंगे। SSS वाला नहीं है, यूपी SSS नहीं है कि अलग अलग सब दे देगा। तो तीसरा जो है, इसका जो सही आंसर है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कंफ्यूज ना करते हुए, इसका सही आंसर तीसरा वाला है, अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ICIMOD, यह जो है जारी करता है हाई वाइज रिपोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है, कि अब वही है किसने ये रिपोर्ट जारी की है, अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र, इसका फुल फॉर्म है ICIMOD ने, जिसने हाई वाइज रिपोर्ट जारी किया है। यह संस्थान के बारे में दिया गया है ICIMOD कि यह एक क्षेत्रीय रीजनल अंतर सरकारी शिक्षण और ज्ञान साझाकरण केंद्र है, जो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के 8 क्षेत्रीय सदस्यों, रीजनल मेंबर जो कंट्री हैं, वो 8 जो रीजनल मेंबर कंट्री हैं उनको सेवा प्रदान करता है। कौन? ये ICIMOD। अब इसमें कौन कौन शामिल है? तो याद रखिएगा 8 ही शामिल है,
18 करके दे देगा यूपीएससी अगर देगा तो 8 शामिल है। 8 याद रखने का तरीका ध्यान में रखिए। सबसे जो है अफगानिस्तान के पास से शुरू करते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान हो गया, तो उसके पास में है पाकिस्तान, फिर उसी के पास में है इंडिया भारत, फिर उसी के पास में है चाइना, ठीक है, फिर उसी के पास में है नेपाल, और उसी के पास में है भूटान, और फिर इधर चले जाइए तो मिल जाए आपको बांग्लादेश, और फिर उधर चले जाएंगे तो मिल जाएगा म्यांमार। तो ये 8 जो हैं इसके क्या हैं, रीजनल मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल तथा पाकिस्तान को सेवा प्रदान करता है। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सदस्य देश शामिल नहीं है या शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में हुई है। मुख्यालय ललितपुर में, तो ललितपुर यूपी वाला नहीं है, ललितपुर नेपाल, ठीक है, काठमांडू घाटी नेपाल में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारे सामने। हिंदू कुश हिमालय के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो भी सही कथन है उसको चुनना है हमको। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला देखिए, यह हिंदू कुश हिमालय के बारे में पूछा गया है, उस रिपोर्ट के बारे में नहीं, हिंदू कुश हिमालय के बारे में। अब क्योंकि हिंदू कुश हिमालय से संबंधित ही पिछला क्वेश्चन था, रिपोर्ट से संबंधित, अब उसके बारे में भी जानना चाहिए, उस पर एक क्वेश्चन बनाए हैं। यह एक विशाल क्षेत्र है जिसमें उत्तरी अफगानिस्तान में हिंदू कुश रेंज से लेकर के म्यांमार में अराकान रेंज तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। तो सही बात है, इसके अंतर्गत यही क्षेत्र आता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र में पानी की उपलब्धता अल्पावधि में बढ़ेगी और दीर्घावधि में क्या होगी? घट जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है अगर बनाना हो तो इसी में ट्विस्ट करना होगा। ये अभी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ट्विस्ट यूपीएससी कैसे करेगी, गलत कैसे बनाएगी? वो दे देगी कि अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों में ही जल की उपलब्धता क्या होगी? बढ़ेगी। दोनों में दे देगा। जैसे यहाँ पे है ना कि अल्पावधि में बढ़ेगी या दीर्घावधि में बढ़ेगी, वो कह देंगे दोनों बढ़ेगी। अब पता होगा यहीं पे ऐसे ही खेलते, पूरा स्टेटमेंट थोड़ी ना परिवर्तित करके दे देंगे कि ये बिल्कुल नहीं गलत हो। एक सेक्शन पे वो खेलते हैं कि वो थोड़ी सी चीजें बदल देंगे। तो देखिए, ये जो नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है, यह हिमालय के ग्लेशियर से ही इनको जल मिल रहा है। तो जब क्या होगा कि पिघलेंगी हिमालय की जो ग्लेशियर हैं, तो शुरू में तो पानी में बढ़ेगी, लेकिन जब पिघल जाएंगी तो फिर तो घट जाएंगी ना, क्योंकि तापमान जब बढ़ जाएगा तो फिर तो नए ग्लेशियर बनेंगे नहीं। तो पुराने जब पिघल गए तो नया बन नहीं रहा है, तो पानी की कमी ना हो जाएगी दीर्घावधि में, वही दिया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अभी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा कि दोनों ही कथन क्या है? सही है। व्याख्या देखते हैं क्या दिया है। वही दिया है पहले हिंदू कुश हिमालय के बारे में कि कहां से कहां तक फैला है, और इसमें जो है तिब्बत का पठार भी सम्मिलित है, और इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं और सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट एवरेस्ट। ध्रुवीय क्षेत्र के अतिरिक्त पृथ्वी पर बर्फ की सबसे बड़ी मौजूद मात्रा है यहीं पे। इसे एशिया का जल टावर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो संस्थान है जिसने वो हाई वाइज रिपोर्ट जारी की थी, उसके बारे में बताया गया है कि उसमें उसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पहले तो 2050 तक अल्पावधि 2050 तक जो है पानी बढ़ेगा ग्लेशियर पिघलने के कारण, लेकिन जब अगले 50 वर्ष में न्यूनतम हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो है ग्लेशियर पिघल जाएंगे। एक फैक्ट यहाँ पे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, मतलब ऐसे डायरेक्ट इससे नहीं पूछा गया है, लेकिन वो पूछा गया है कि पूर्वी हिमालय ज्यादा ऊंचा है कि पश्चिमी हिमालय ज्यादा ऊंचा है, पूर्वी हिमालय में ज्यादा विविधता है कि पश्चिमी हिमालय में है। तो ऐसा ही वो ग्लेशियर पे भी बना सकते हैं कि पूर्वी जो हिमालय है या लघु हिमालय है उसमें ग्लेशियर कम है, और पश्चिमी हिमालय में ग्लेशियर क्या है? ज्यादा है। तो वही दिया है कि पूर्वी हिमालय में अपने पश्चिमी समकक्ष की तुलना में कम ग्लेशियर हैं। तो ध्यान में रखिएगा, पूर्वी साइड में कम ग्लेशियर है, पश्चिमी साइड में ज्यादा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन, पानी का कुल घुलित ठोस, टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स के बारे में है। टीडीएस, आप आरओ सेट कराते हैं तो उसमें टीडीएस रहता है। तो घुले हुए कार्बनिक पदार्थ, तो टीडीएस क्या होता है कि जो जल होता है
उसमें या किसी तरल में जो घुले हुए कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक लवण होते हैं, वही होते हैं टीडीएस, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है, जो ये कार्बनिक और अकार्बनिक लवण है, इनमें कौन कौन से हैं, उसी के बारे में दिया गया है। 6 ठो दिए हैं आपको, उन्हीं में से चुनना है कि कौन कौन सा इसमें है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया है कार्बन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और सल्फेट। तो इसमें जो है बाइकार्बोनेट और सल्फेट होता है, क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम होता है, लेकिन कार्बन नहीं होता है। ठीक है, तो पहला नहीं होगा, तो पहला किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन बाकी और सारे हैं, तो इसमें चौथा हो जाएगा सही ऑप्शन। तो ये थोड़ा इसमें बस इतना याद रखिए कि कार्बन नहीं होता है ना। बस आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है वही चीजें कि टीडीएस जो है वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट सहित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक लवणों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि किडनी और हार्ट को क्या करता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इतना ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, वो जोड़ी बनाने में आपको दिया जा सकता है। जैसे जो टीडीएस के आधार पर जो वाटर का क्लासिफिकेशन है कि कितने टीडीएस किस पानी का होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर होता है हमारा, उसका जो टीडीएस है वो बिलो जो है 550 पीपीएम, पार्ट पर मिलियन में नापते हैं इसको टीडीएस को, तो 550 पीपीएम होना चाहिए जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है। जो फ्रेश वाटर होता है उसका 1000 से पीपीएम से कम होना चाहिए, 1000 पीपीएम से लेस होना चाहिए फ्रेश वाटर जो होता है। भाई सभी फ्रेश वाटर तो ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता ना। आप भाई पहले के समय में जो नदियों का पानी था बिल्कुल साफ स्वच्छ था, तो उसको भी पी लेते थे। झीलों का पानी स्वच्छ था, लेकिन अब उसको डायरेक्ट तो पीने में यूज नहीं करते हो आप, है ना। आप तो आरओ का पानी पी रहे हो। फिर ब्रैकिस वाटर जो होता है उसमें 1000 से लेकर के 10,000 पीपीएम तक जो है टीडीएस होता है। और जो सेलाइन वाटर होता है उसमें जो है 10,000 से 35,000 पीपीएम तक क्या होता है, टीडीएस होता है। तो इसमें ड्रिंकिंग और फ्रेश वाला थोड़ा दिमाग में रखना है कि ड्रिंकिंग का जो होता है आपको देना होगा अगर कभी, तो बोल देंगे कि लेस देन 1000 पीपीएम होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। 550 पीपीएम या 500 के लगभग पीपीएम से कम होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखते हैं। नुकसान और क्षति कोष, लॉस एंड डैमेज फंड से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही जो उत्तर है उसको चुनिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसका आपको सही उत्तर जो है बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा COP28 ऐसे ही खेल देती है यूपीएससी, शिखर सम्मेलन में बनाया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि COP28 तो अभी हुआ है, अभी इसको नहीं स्वीकार किया गया है। इसके पहले वाले में COP27 कहाँ हुआ है, शर्म अल शेख में हुआ था शर्म अल शेख में, और कहा, मिस्र में। शर्म अल शेख कहाँ है, मिस्र में हुआ है, मिस्र में है। COP28 कहाँ हुआ है, मैंने अभी पूछा था आपसे पिछले में, मैं आपको बता दे रहा हूं। COP28 कहाँ हुआ है, यूएई में हुआ है ना, दुबई में। ठीक है, दूसरा जो नुकसान और क्षति जलवायु परिवर्तन के उन प्रभावों को संदर्भित करता है जिन्हें शमन या अनुकूलन द्वारा टाला नहीं जा सकता है। तो लॉस एंड डैमेज के अंतर्गत जो चीजें हैं उसमें आप शमन मतलब मिटिगेशन कहते हैं इंग्लिश में। शमन मतलब क्या होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। तो ग्रीन हाउस गैसों को अगर कम कर देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये शमन है। ठीक है, लेकिन नुकसान जो हो जाता है या क्षति जो हो गई है उसको तो आप इससे रोक नहीं सकते या कम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है यह फंड बनाया गया कि वो चीजें जिनके लिए आप बहुत कुछ कम नहीं कर सकते हैं, तो उसको फंड बना के उसको सही करने का प्रयास कीजिए, पैसा वैसा खर्च कीजिए उस पर। तीसरा, इस पर एक समझौता है कि जलवायु परिवर्तन से नुकसान और क्षति क्या होती है।
जिसमें बुनियादी ढांचे की क्षति, संपत्ति की क्षति, सांस्कृतिक संपत्तियों का नुकसान शामिल है। तो इस पे कोई समझौता अभी हो नहीं पाया है, या केवल COP27 में कहा गया लेकिन इस पे कोई समझौता नहीं किया गया है। लेकिन इसमें कहा रहा है कि समझौता है, इसी के कारण गलत हो जाता है कि तीसरा भी गलत हो गया। तो पहला भी गलत हो गया था क्योंकि वो COP27 में लाया गया था, और तीसरा भी गलत हो गया है क्योंकि कोई समझौता नहीं है। तो केवल दूसरा सही है। तो केवल दूसरा इसमें कौन से में है? चौथे में है। तो केवल 2 इसमें क्या है? सही है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। COP27 ने नुकसान और क्षति पर स्थापना की है और यही 195 सदस्य देश थे। अब यहाँ पे देखिए वही बताया गया है कि नुकसान और क्षति किसे संदर्भित करता है? जिन्हें शमन, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती, अनुकूलन, मतलब अनुकूलन एडॉप्टेशन क्या होता है भाई? जैसे ठंडी आती है तो हम खुद ही ऐसे अनुकूलित हो जाते हैं कि गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। तो मतलब जो गर्मियों में हम जो कपड़े पहन रहे थे उनको ठंडी में नहीं पहनते हैं, यही तो अनुकूलन है। तो मतलब ऐसी चीजें जिनको हम अनुकूलन करके भी सही नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह फंड बनाया गया है, यह उनके लिए संदर्भित करता है। इसमें न केवल संपत्ति की आर्थिक क्षति बल्कि आजीविका की हानि, जैविक विविधता तथा सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों का विनाश भी शामिल है। ठीक है, विकासशील देशों को सहायता प्रदान करेगा। और यहाँ देखिए, जहां तक इसकी वार्ता का प्रश्न है, यह एक कोष, केवल एक कोष बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसमें चर्चा जो भी होनी है उसको छोड़ दिया। इसको कैसे स्थापित किया जाएगा, कौन इसमें योगदान देगा, उस पर कोई बात नहीं हुई है, और इसमें अभी कोई सहमति भी नहीं बनी है या कोई इसमें समझौता भी नहीं हुआ है। तो ध्यान में रखना है, इस पर कोई समझौता नहीं हुआ है। और COP26 में आया है, COP27 में आया है, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ट्रैकिंग SDG 7 ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट, मतलब ट्रैकिंग SDG 7 ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो कोई भी रिपोर्ट हो, अगर जैसे ये है SDG 7, अब ये कोई अच्छी एजेंसी जारी की है तो इसका पता होना चाहिए कौन सी एजेंसी जारी की है। ठीक है, तो पहला देखते हैं यह रिपोर्ट, और इसमें पूछा क्या है? कौन से सही नहीं है, मतलब जो भी सही नहीं है वही चुनना है ना। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, वर्ल्ड बैंक, WHO के सहयोगात्मक प्रयास से जारी की गई है। तो बिल्कुल सही बात है। अब अगर UPSC मान लीजिए इसमें कुछ गड़बड़ करना चाहेगी तो किसी एक बॉडी को बदल देगी, जैसे WHO की जगह पर WTO लिख देगी। अब ऐसा नहीं लिखेगी कि एकदम क्लोज, वो कुछ ऐसा करेंगे जो मतलब जैसे WHO WTO थोड़ा मतलब पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, मतलब थोड़ा अगर जल्दीबाजी में कोई पढ़ता है तो, क्योंकि W भी है O भी है, इसमें W भी है O भी है। तो लेकिन फ्लो में बाकी सारे सही है, एक ही गड़बड़ दे देंगे तो फ्लो में इंसान गलत कर देगा। तो ऐसा ये बदलेंगे, तो अगर पता होगा तो गलत पकड़ लेंगे आप। इसीलिए UPSC के क्वेश्चन ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन हो ध्यान से पढ़ना चाहिए, लेकिन UPSC के तो खास तौर पर, क्योंकि वो ऐसे ही छोटे छोटे चीजों में तो वो चेंज करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली के बिना अगर बिजली नहीं थी इस क्षेत्र में तो वैश्विक आबादी में उप सहारा अफ्रीका की हिस्सेदारी एक दशक पहले के 50% से बढ़ के 84, मतलब बिजली नहीं थी इस क्षेत्र में, बिजली की कमी थी तो आबादी बढ़ गई है। तो सही बात है भाई, बिजली की कमी ना होने पे आबादी बढ़ गई है। तीसरा, बिजली की सार्वभौमिक पहुंच को पूरा करने के लिए भारत लक्ष्य पर है। भारत ने तो टारगेट ही पूरा कर दिया है 2018 में कि सबके ग्रामीण सब जगह बिजली पहुंचा दिया है। ठीक है, अब ये आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आप कोई ऐसा क्षेत्र जानते हैं, कोई ऐसा गांव जानते हैं या कोई जहां पे बिजली भी नहीं पहुंची है, अगर ऐसा है तो बताइए कमेंट करके। तो इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब गलत कोई नहीं है, कोई नहीं है तो कोई नहीं चुनेंगे, तो इनमें से कोई भी सही इनमें से कोई भी नहीं हमारा सही होगा, बाकी सारे सही ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो कि इन बॉडी से संबंधित हैं, और ये जो SDG 7 है, पहली बात तो SDG 7 है, ये किससे संबंधित है?
आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो टोटल कितने हैं, 17 हैं, जिनको 2030 तक प्राप्त करने हैं, है ना। 17 गोल है, 17 का नाम पता होना चाहिए। जैसे कुछ का मैं बताता हूँ। पहला है नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं। दूसरा है जीरो हंगर, कोई भुखमरी नहीं, नो पॉवर्टी जीरो हंगर। फिर तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, है ना, अच्छा स्वास्थ्य हो, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन दे। और जेंडर इक्वलिटी पांचवा है। और नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन छठा है। और सातवां जो है वह है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसी गोल पर यह रिपोर्ट जारी किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और ये जो संस्थाएं हैं इन्होंने मिल करके जारी किया है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी गोल हैं ये आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप इस पे क्या कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर ये जो एजेंसियां दी हुई हैं इनके बारे में भी कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, तो 1973 में आया ऑयल क्राइसिस, तेल संकट आया। इसी के बाद 1974 में इस एजेंसी को बनाया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है, पेरिस में है, फ्रांस में है। और इस समय पे 31 मेंबर हैं, जिसमें भारत सदस्य नहीं है। ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भारत सदस्य नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत अब बात कर रहा है कि हमको बनना है। और यह जो है ओईसीडी जो है उसके फ्रेमवर्क के अंतर्गत कार्य करता है। मतलब अगर ओईसीडी का सदस्य है कोई, तभी वो आईईए का सदस्य बन सकता है, ऐसा इसमें बात किया गया है। यह कुछ रिपोर्ट जारी करता है, कौन, आईईए। तो आईईए द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उनमें एक है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। और आईईए ने एक टारगेट दिया है कि हमको जीरो जो है, नेट जीरो, मतलब नेट जीरो 2050 तक प्राप्त करना है। नेट जीरो 2050, नेट जीरो मतलब कि जितना इमिशन कर रहे हैं उतना ही उसको अवशोषित करने का भी प्रबंध कर लिए हैं, मतलब नेट जीरो इमिशन हो रहा है। तो इसको कब तक प्राप्त करना है, 2050 तक प्राप्त करना है। और ये वाली बॉडी के बारे में बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पे जो है ये वाली एजेंसी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ये मतलब जो है इसको फॉर्म किया गया है 2009 में, लेकिन ये फोर्स में आया है 8 जुलाई 2010 में, ठीक है। तो जो भी पूछे, फॉर्म कब किया गया, 2009 में, फोर्स में आया 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, मस्दर, कहाँ पे, अबू धाबी, अबू धाबी के सिटी कहाँ, मस्दर में है, मस्दर सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और एक बात यहाँ पे खास यह है कि ये जो एजेंसी है ना, IREA, ये पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्लूसिवली, मतलब फोकस्ड रूप में रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा पर क्या करता है, काम करता है। यह पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे है ना, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप क्या बताऊं, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी रखना चाहिए आपको थोड़ी सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पहली बात कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 7 जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा जी हैं, ठीक है। एक शब्द आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो है 5 जो है शामिल है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। उन 5 के नाम आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है मैं आपको बताता हूं। इसमें जो नाम है वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, ध्यान में रखिएगा, ग्रुप की बात हो रहे हैं तो IBRD है, IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन है, मीगा है, और ICSID है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में शामिल है 5, ठीक। अब एक बॉडी जो बच रही है हमारे सामने, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बच रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं 2-4 फैक्ट जो है आपको बता देता हूं। ये सब फैक्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि
स्टैटिक पोर्शन है ना, आपका रिवीजन हो रहा है, आप पढ़े भी होंगे तो आपका रिवाइज हो रहा है। तो जो WHO है, तो WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ये फैक्ट ऐसे हैं कि इनको जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतना ही अच्छे से दिमाग में बैठता जाएगा, है ना। नहीं तो कंफ्यूज होते रहते हैं कि जैसे वर्ल्ड बैंक 1944 में है और यहाँ पे WHO 1948 में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आएगा तो। आगे देखते हैं, ये वही डिटेल दिया हुआ है कि जो सतत विकास लक्ष्य 7 है, इसका उद्देश्य बिजली, स्वच्छ खाना पकाने तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना तथा वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये मतलब भारत ने प्राप्त कर लिया है सार्वभौमिक पहुंच को। अप्रैल 2018 में भारत ने अपने हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले प्राप्त कर लिया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप कोई ऐसा गांव जानते हैं जहां पे बिजली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन को चुनना है हमको यहाँ पे, तो गलत वाला ढूंढना है। पहला देखिए, मैंग्रोव अत्यधिक उत्पादक तटीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आमतौर पर केवल जब भी सुने आपके कान एकदम खड़े हो जाने चाहिए, केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। उष्णकटिबंधीय में केवल गलत हो गया है, केवल नहीं, उष्णकटिबंधीय के साथ उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंध में भी मैंग्रोव बन पाए जाते हैं, तो केवल उष्ण में नहीं पाए जाते, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, मैंग्रोव की जड़ें काफी मजबूत होती हैं और इसकी जड़ें जो है पेड़ पर से ही नीचे की ओर लटकती रहती हैं, वो पानी में रहती हैं, पेड़ से नीचे, ऊपर से नीचे, जो तूफान का भी सामना कर सकती हैं और इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर सकती हैं तथा तटों पर रहने वाले लोगों को चक्रवात होने वाले नुकसान से बचा सकते। तो बिल्कुल बात है, चक्रवात और सुनामी के लिए ये जो क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं मैंग्रोव। ठीक है, इसीलिए मैंग्रोवों को ज्यादा से ज्यादा बचाने का काम किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, मैंग्रोव में विशेष जड़ें होती हैं जिन्हें न्यूमोटोफोर्स कहते हैं। न्यूमोटोफोर्स डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि न्यूमेटोफोर्स क्या है, या कोई एक दवाई है, या कोई नया रक्षा बल तैयार किया गया है मैंग्रोव से संबंधित है, ऐसा ही कुछ दे देंगे आपको। इसमें कई छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से ऑक्सीजन भूमिगत ऊतकों में प्रवेश करती है, तो सही आंसर है। इसकी जो जड़ें होती हैं उनको न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में होते हुए भी, या ये जो हवा में लटकती रहती हैं उससे डायरेक्ट ऑक्सीजन ये क्या करती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। तो इसमें दो तो सही है, दूसरा तीसरा, पहला बस गलत है, तो सही नहीं है पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, केवल एक जो है वो क्या है, सही नहीं है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए मैंग्रोव से रिलेटेड। पहली बात तो मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ है, 2015 से शुरू हुआ है। और किसने शुरू किया है, यूनेस्को ने शुरू किया है 26 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस मनाना। मैंग्रोव जो है उसकी एक खास, उस जैसे ये न्यूमेटोफोर्स एक खास टर्म है उससे रिलेटेड, वैसे ही एक टर्म है जरायुजता। जरायुजता क्या होता है, देखिए मैंग्रोव के जो मतलब बीज होते हैं ना, वो पेड़ पे ही अंकुरित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव जो है वह खारे पानी में पाया जाता है, खारे पानी के आसपास, खारे पानी में पाया जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर बीज खारे पानी में गिरेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो इसकी खास बात यही है कि इसके जो बीज हैं वो पेड़ पे ही अंकुरित हो जाते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो पेड़ मतलब जो बीज हैं वो आगे वृक्ष के रूप में बढ़ जाते हैं। तो जरायुजता कहते हैं इसको। ठीक है, जरायुजता, ध्यान में रखना है इसको। अब आपको पता है कि यहाँ गलत लिख दिया मैंने, इसका सही जो होगा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है ISFR रिपोर्ट 2021 की लेटेस्ट है। इसमें मैंग्रोव से रिलेटेड जो डेटा है आपको पता होना चाहिए कि भारत में टोटल 4992 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो किस मैंग्रोव से आच्छादित है, मतलब इतने एरिया में मैंग्रोव है, और टोटल भारत के एरिया का 0.15% है। ठीक है,
और भारत में जो पश्चिम बंगाल है वो विश्व का सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव का क्षेत्र है, वहीं पे सुंदरबन है, ठीक है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है और सबसे बड़ा जो मैंग्रोव का एरिया है पश्चिम बंगाल में। अगर एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, फिर दूसरा कौन सा है, अब गेस करेंगे तो कोई इधर ही कोस्ट वाले लगाएंगे, पूर्वी कोस्ट, लेकिन इसमें दूसरे नंबर पर है गुजरात, तीसरे नंबर पर है अंडमान एंड निकोबार और चौथे नंबर पर है आंध्रा। ध्यान में रखना है आपको, तीन तो ध्यान में रखिएगा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल वाला है उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया, यह भी ध्यान में रखिएगा। मैंग्रोव को जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, इसमें संरक्षित भी किया गया है और इससे संबंधित कुछ पहल है, जिसमें जैसे है मिस्टी एक पहल सुना होगा आपने, और साथ ही में एक है SAIME इसके बारे में। तो ये जो दोनों पहल है इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है, अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये मैंग्रोव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये वाले फैक्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं कि ये वही चीजें दिया है कि उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं और निमोटोफर्स कहते हैं इनके, फोर्स कहते हैं इनकी जड़ों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, कृषि मौसम विज्ञान सलाहकार एग्रोमेट एडवाइजरी जो सर्विस है, एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कितने कथन क्या हैं, सही हैं, उनके बारे में हमको बात करनी है। पहला स्टेटमेंट देखिए, AAS को राज्य और जिला स्तर पर कृषि विभागों के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ICAR को दे दिया है। ICAR के जगह पर क्या होता है, कौन सी बॉडी है, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा जो है यह कार्यान्वित किया जाता है। तो ICAR नहीं होगा, IMD होगा, इसके कारण यह क्या हो गया है, गलत हो गया है। दूसरा, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा GKMS योजना के तहत AAS जलवायु, मौसम, मिट्टी और फसल की जानकारी एकत्र करने तथा व्यवस्थित करने में योगदान देता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कृषि, देखिए कृषि पर तो फोकस करता है UPSC, PCS भी करता है और साथ ही में यह उसको बेहतर करने की बात है ना, अच्छी बात है उससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन। और ये ज्यादातर सुना नहीं होगा, बहुत ज्यादा सुना हुआ नहीं रहता है, तो जब पेपर में आता रहता है ये कहाँ से आ गया है, तो यही इसीलिए ऐसे क्वेश्चन देती है UPSC, अब PCS भी देने लगा है। तो मान लीजिए PCS और UPSC का एक ही लेवल का तैयारी है प्री का, मेंस में थोड़ा फर्क है, लेकिन प्री तो मान के चलिए वही लेवल चल रहा है जिस तरह से RO का पेपर देखा गया है। जिला स्तरीय AAS की शुरुआत जिला कृषि विभाग और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से की गई थी। तो इसमें जो जिला कृषि विभाग दे दिया है ना, ये इसमें गलत कर दिया है, जिला कृषि विभाग नहीं, ICAR, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से जिला स्तरीय AAS की शुरुआत की जाती है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया है। तो दो स्टेटमेंट गलत हो गए हैं, दूसरा सही है, तो केवल एक सही है। तो 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। अब जो ये बॉडी है उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, तो यह कैसी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा। स्वायत्त संस्थान है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत है। रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है, यह भी ध्यान रखना है, और 16 जुलाई 1929 में बनी थी, अंग्रेजों के समय में बनी थी, ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। 1929 दिया है, जब भी आपको देना होगा UPSC को तो देगा 1949, क्योंकि ऐसा ही करते हैं ये वर्ष वाले में, तो ऐसा ही करते हैं ये, 29 है तो 49 कर देंगे, तो ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे वही चीजें हैं, रिपीटेड हैं, तो उसको फिर से नहीं करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिया है 10th क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के बारे में है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, कितने सही नहीं है।
मतलब जो गलत है वो वाले हमको देखना है। पहला देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है। नेशनल मतलब ये मौसम विज्ञान सेवा है जो मौसम विज्ञान, ठीक है, भूकंप विज्ञान, ये वाला तो ध्यान ही में रखिएगा भाई। आप जनरली मौसम विज्ञान है तो मौसम वाली चीजें ध्यान में रखेंगे कि भाई जल मतलब वर्षा के बारे में बताएगा, कैसा तापमान है बताएगा, लेकिन भूकंप के बारे में, अरे भूकंप ऐसे कैसे बता सकते हो भाई? तो भूकंप भी सम्मिलित है, इसीलिए भूकंप वाला कह रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी भूकंप वाले पे ही फोकस करेगा, क्योंकि ये थोड़ा ऑड टाइप की चीज है ना। IMD अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास की निगरानी करता है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सलाहकारी जानकारियां प्रदान करता है। क्यों भाई प्रदान करता है? क्योंकि देखिए ये कौन सा है, ये भाई जो हवाई जहाज आदि हैं तो वो तो उड़ते ही हैं, तो चक्रवात के कारण वो तो प्रभावित हो सकते हैं, उनका मार्ग बदल सकता है या नष्ट हो सकते हैं। तो यह IMD जो है अपनी सूचनाएं इनको सलाह देता रहता है कि भाई इस क्षेत्र में ये चक्रवात आ रहा है, इसीलिए देखते हो कहीं चक्रवात आता है सबसे पहले यही सेवाएं बंद की जाती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। IMD का हाइड्रोमेट डिवीजन अपने कस्टमाइज्ड रेनफॉल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस के माध्यम से विभिन्न वर्षा परियोजनाओं पर जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, यह क्रिस जो है आपसे डायरेक्ट दे सकता है, UPPCS दे सकता है क्रिस का भाई। जैसे APS का पेपर हुआ था तो उसमें फुल फॉर्म आया था, तो क्रिस का तो फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं APS वाले या UPSSC वाले, है ना। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा क्रिस किसके द्वारा जारी किया गया है? IMD के द्वारा। तो इसमें कई ऑप्शन दे सकते हैं, ICAR दे सकता है, IMD दे सकता है, WMO दे सकता है ना। ध्यान में रखना है ये जल मतलब वर्षा के बारे में जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। तो इसमें तीनों ही सही हो गए हैं, तो कोई भी गलत नहीं है। तो चौथा हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं ऐसा है जो कि गलत हो। ठीक है, इसमें IMD के बारे में है, तो IMD के बारे में थोड़ा मैं आपको इंफॉर्मेशन अगर दूं तो IMD की जो स्थापना है वह कब की गई? अंग्रेजों के समय में 15 जनवरी 1875 में की गई। और यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। खास बात एक इसके संबंध में यह ध्यान में रखिएगा कि ये तो इंडिया की ऐसी एक वर्ल्ड लेवल पे है, WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका यह सदस्य बना है। और सदस्य कब बना है? 27 अप्रैल 1949 में बना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा 1949 में WMO का यह मेंबर बना। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताता हूं कि एक इन्होंने सिस्टम बनाया है एरोसॉल के मॉनिटरिंग के लिए, उसको कहते हैं समर, और जो कि कब बनाया गया है? 2016 में, तो हाल ही का है, इसलिए चर्चा में मतलब एरोसॉल संबंधित जब भी धुंध आदि ठंडी में बढ़ती है तो ये सिस्टम ध्यान मतलब आ जाता है चर्चा में। तो समर जो है वो किसका है? IMD का है, दिमाग में रखिएगा IMD का है, DRDO या इसरो का नहीं है। तो समर, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, या व्याख्या हाईलाइटेड यही है कि भूकंप वाला ध्यान में रखिएगा, IMD भूकंप के बारे में भी जानकारी आपको प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही हैं उसके बारे में हमको चुनना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, इसको कहते हैं इंग्लिश में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। प्रतिरोध किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा रोगाणुरोधी दवाओं के खिलाफ प्राप्त प्रतिरोध है जिसे संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया है, उसके खिलाफ आप कोई भी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि वह एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के खिलाफ यूज करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती का जब भी थोड़ा भी बैक्टीरिया के द्वारा मान लीजिए इन्फेक्शन किया गया तब भी आप वही एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, बार बार थोड़ा भी हो रहा है तब भी यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी जिसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है अपने को अनुकूलित कर लेता है इस एंटीबायोटिक के खिलाफ। फिर एक समय ऐसा आता है जब इस बैक्टीरिया पर ये एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा, तो वही है उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा कर लेता है उस बैक्टीरिया द्वारा एंटीबायोटिक के खिलाफ। तो WHO ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को
वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में पहचाना है। तो बिल्कुल सही बात है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नियंत्रण पर राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशाला स्थापित करके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया गया है। तो ये भी ठीक बात है। तो इसमें तीनों ही क्या है, कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तीन ही कथन इसमें क्या है, सही है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में वही है कि वही चीजें हैं, रिपीटेड है, तो नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मिनरल्स जो खनिज आदि पे क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ सकती है और पीसीएस भी पूछ सकता है। तो खनिज सुरक्षा साझेदारी माइनिंग सेफ्टी पार्टनरशिप के संदर्भ में है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला चुनना है, कौन से कथन सही नहीं है उसके बारे में चुनना है। पहला स्टेटमेंट है खनिज सुरक्षा साझेदारी जो है वो 14 विकसित देशों का अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन है। ठीक है, तो विकसित देशों का है, ध्यान में रखना है। और पहली बात, अमेरिकी नेतृत्व का है, यूनाइटेड नेशंस का नहीं है, ध्यान में रखिएगा। इस गठबंधन में तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इस गठबंधन में चीन भी एक सदस्य के रूप में शामिल है, बिल्कुल नहीं, चीन को नहीं सम्मिलित किए हैं। भारत दुर्लभ खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल हो, तो भारत को सम्मिलित कर लिया गया है। विकसित देशों का है, लेकिन भारत एकमात्र विकासशील देश है जिसको सम्मिलित किया गया है। तो ये खास बात है, क्योंकि विकसित देगा फिर आपको दे देगा भारत का, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, केवल एकमात्र भारत विकसित विकासशील देश है जिसको सम्मिलित किया गया है। तो पहला और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा गलत है। हमसे गलत वाला पूछा गया है, तो केवल दो, सिर्फ सॉरी, ये वाला नहीं होगा, गलत, दो थोड़ी गलत है, केवल एक गलत है ना, तो सिर्फ एक गलत है, पहला वाला क्या होगा, गलत होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, वही आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट परिभाषा भी पूछा जा सकता है आपसे, यूपीएससी पूछती है। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मॉडर्न डे की जो टेक्नोलॉजी है उनको बिल्ड करने के लिए इसेंशियल होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर इनका जो सप्लाई चेन है अगर वो डिसरप्ट हो गया तो रिस्क पैदा हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे कोविड के समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाइयों के लिए एपीआई जो होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है ना, वह महत्वपूर्ण था। उस पे लेकर के बहुत बात होती थी, क्योंकि चीन उसका सबसे ज्यादा जो है प्रोवाइड करता है चीजें। तो इसके लिए सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, तो दवा बनाने में दिक्कत होती है। वैसे ही ये क्रिटिकल मिनरल होते हैं कि किसी भी बड़े टेक्नोलॉजी के लिए जो छोटी चीजें होती हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो ये हैं क्रिटिकल मिनरल्स, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है? मोबाइल बनाने में होता है, बैटरी बनाने में होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में होता है। कुछ उदाहरण अगर आपको बताऊं तो जैसे ग्रेफाइट हो गया, है ना, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्रिटिकल मिनरल ही हैं। ठीक है, भारत क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में क्या काम कर रहा है? जैसे भारत ने अभी मिड 2020 में एक एग्रीमेंट किया है। किसके साथ एग्रीमेंट किया है? अर्जेंटीना के साथ एग्रीमेंट किया है। किस लिए एग्रीमेंट किया है? लिथियम एग्रीमेंट। अर्जेंटीना के साथ भारत ने लिथियम एग्रीमेंट किया हुआ है। ऐसा ही एक एग्रीमेंट किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्रिटिकल मिनरल से संबंधित इंडिया ने पार्टनरशिप किया है। तो ये क्रिटिकल मिनरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मतलब मिनरल सेफ्टी पार्टनरशिप है, यह इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल मिनरल अलायंस भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्रिटिकल मिनरल अलायंस भी इसको कहते हैं। इसके जो सदस्य हैं उसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूके, यूरोपियन आयोग, इटली और भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी का सदस्य नहीं है। कौन? चीन। ठीक है।
भारत दुर्लभ खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल हो गया है। भारत एमएसपी मतलब जो फसलों को दिया जाता है, नहीं, माइन मिनरल सेफ्टी पार्टनरशिप का हिस्सा बने एकमात्र विकासशील देश है। ध्यान में रखना है, एकमात्र विकासशील देश है कौन? भारत। ठीक है, चीन नहीं है इसका सदस्य, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कौन से कथन सही हैं इसके संबंध में। खनिज गैलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन क्या है सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए, गैलियम एक नरम चांदी जैसी सफेद धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस, ध्यान में रखना है, ऐसा ही करता है, ठोस को तरल कर देगा, तरल को ठोस। तो ये ठोस के रूप में नहीं जबकि तरल के रूप में कमरे के तापमान पर मिलता है। इसी कारण पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी सब चीजें सही है, नरम है, चांदी की जैसी सफेद धातु है, लेकिन कमरे के तापमान कैसा होता है? तरल होती है गैलियम धातु, इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, यह एक स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यूपीएससी देगी, अगर घुमाना होगा तो कह देगी कि स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, तो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे नहीं पाया जाता है। केवल कुछ खनिजों जस्ता, अयस्कों और बॉक्साइट में कम मात्रा में मौजूद होता है, तो यह भी सही है। मतलब यह स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है और अयस्कों में मिलता है और बहुत कम मात्रा मिलता है, ऐसा ही नहीं बहुत ज्यादा मात्रा मिलता है, तो दूसरा सही है। तीसरा, गैलियम का उपयोग गैलियम आर्सेनाइड बनाने के लिए किया जाता है जो अर्धचालकों के लिए एक मुख्य सबस्ट्रेट है, मतलब मुख्य चीजें हैं अर्धचालक बनाने के लिए, तो तीसरा भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, केवल एक गलत है। हमसे पूछा है कितने सही हैं, ठीक है, तो दो सही है हमारे, एक गलत स्टेटमेंट है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। केवल दो क्या है? सही है। तीसरा 13वें का दूसरा सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, वही है, कमरे के तापमान पर तरल रहता है और स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता, ध्यान में रखना है, देख सकते हैं कि स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। अब इसका उपयोग जो है, उपयोग पर बहुत क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, किसी भी चीज का उपयोग, तो आपसे डायरेक्ट दे देंगे गैलियम का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है, सारे दे देंगे, फिर सभी ऑप्शन भी दे देंगे कि सभी सही हैं, तो वही लगाना होगा जब यही सारे होंगे। सेमीकंडक्टर बनाने में, वेफर्स, आईसी बनाने में, मोबाइल और सैटेलाइट संचार चिपसेट में, एलईडी बनाने में, तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होता है यूजेस जो हैं टेक्नोलॉजी के या किसी एलिमेंट्स के, यूपीएससी या पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री ऊष्मा तरंगे, मैरीटाइम हीट वेव्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीट वेव्स के संबंध में कितने सही हैं हमको बताना है। पहला देखिए, ये तरंगे तब उत्पन्न होती हैं जब समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र की सतह का तापमान कम से कम 5 दिनों तक औसत तापमान 3 से 14 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ जाता है। यह स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर यूपीएससी गलत करना चाहेगी तो कहाँ करेगी, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे 5 दिन को 15 दिन कर देंगे अगर घुमाना होगा, तो दिमाग में रखना है। और तापमान पे भी खेल कर सकते हैं, 13 और 14 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं, यहाँ पे भी ध्यान में रखना है। तो सही क्या है कि कम से कम 5 दिन और औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, तो उसको माना जाता है कि हीट वेव्स है, मैरीटाइम हीट वेव्स, अगर समुद्री सतह पर ऐसा होता है तो ये सही चीज है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए कि राष्ट्रीय समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के अनुसार समुद्री हीट वेव्स हफ्ते, महीने या वर्षों तक भी रह सकती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा, उच्च समुद्री तापमान जो समुद्री हीट वेव तरंगों से जुड़ा हुआ है, तूफान और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसे तूफानों को मजबूत बना सकता है। क्यों मजबूत बना सकता है? क्योंकि आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उनके लिए निम्न टेम्परेचर, मतलब लो प्रेशर चाहिए होता है, और लो प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है? जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो अगर समुद्री सतह का तापमान ज्यादा होगा तो वहां पे लो प्रेशर और मजबूत होगा, लो प्रेशर और मजबूत होगा तो और भी बढ़िया से वहां पे और भी खतरनाक चक्रवात उत्पन्न होगा, तो उसको मजबूत करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ही कथन हमारे सही हैं, इसलिए इसके जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। सभी कथन क्या है? सही हैं। अब यहाँ पे एक बॉडी है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA, इसकी जो स्थापना की गई है वह 3 अक्टूबर 1970 में की गई इसकी स्थापना, और
यह जो बॉडी है यह फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएस की बॉडी है और हेडक्वार्टर कहाँ है, मैरीलैंड में है हेडक्वार्टर। तो ध्यान में रखना है ये कोई यूएन की बॉडी नहीं है, यह यूएस की बॉडी है। 70 में स्थापना हुई, 1970 में, और इसका हेडक्वार्टर मैरीलैंड में, जिनेवा या वाशिंगटन डीसी आदि में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। पूछ सकते हैं क्योंकि समुद्री हीट वेव्स चर्चा में रहती हैं, तभी ये क्वेश्चन बनाया गया है। आगे चलते हैं। एक चरम मौसमी घटना है, कम से कम 5 दिन, ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन जो है, कितने सही हैं उसके बारे में बताना है। देखिए इसके बारे में बताएं आंसर क्या है। हाँ, तीसरा सही है। 15वां जो क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को विचार कीजिए, कितने सही हैं। हमको सही वाला चुनना है दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में। पहला स्टेटमेंट देखिए, दक्षिणी केरल से आगे की हवाएं दो प्रमुख वस्तुओं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के शाखा के रूप में आगे हैं। मतलब यहाँ पे ये कहने को कह रहा है कि जैसे यहाँ पे ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे केरल है, तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा चली जाती है अरब सागर की तरफ, एक शाखा चली जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो दो शाखा में बढ़ जाता है, तो सही बात है। दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी के मौसम के दौरान तीव्र गर्मी के परिणाम स्वरूप तिब्बती पठार पर बनने वाली तीव्र निम्न दाब प्रणाली के कारण होता है। सही है, इसको समझाता हूं अभी मैं आपको, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तीसरा, हिमालय की तलहटी पहुंचने पर बंगाल की खाड़ी की शाखा हिमालय अवरोध से पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है और गंगा के मैदान की ओर बढ़ती है। तो जैसे ये मैंने बताया ना कि अरब सागर की शाखा है और ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जब ये बंगाल की खाड़ी वाली आगे बढ़ती है और यहाँ पे हिमालयी क्षेत्र है, तो जब ये यहाँ पे पहुंचती है तो यहाँ हिमालय से टकरा के इस तरफ की ओर चलने लगती है। तो यह भी सही हो गया है। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो तीसरा सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको ये वाला बताता हूं कि दूसरा स्टेटमेंट कैसे सही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी के मौसम के दौरान तीव्र गर्मी के परिणाम स्वरूप तिब्बती पठार पर बनने वाली तीव्र निम्न दाब प्रणाली के कारण होता है। इसको अच्छे से समझिए, बढ़िया से मैं आपको समझा देता हूँ। इसको पहले इरेज कर देते हैं ये सब चीजें, जिससे जगह हो जाए, फिर समझाएं आपको। हाँ, अब देखिए आप पहले थोड़ा सा भारत का मैप बना लेते हैं। छोटा सा मैप है लेकिन समझने के लिए पर्याप्त होगा। और यहाँ पे बना देते हैं हिमालय, ये ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए, देखिए क्या होता है। गर्मी के मौसम, गर्मी का मौसम मतलब कौन सा मौसम है, मई जून का मौसम मान लीजिए, मई और जून का मौसम। मई और जून के मौसम में अब जानते हैं आप कि भारत के बीचों बीच, लगभग बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मई और जून का मौसम होता है तो सन की जो स्थिति है वो मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो इस स्थिति में होती हैं कि कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर या सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा के पास पड़ती हैं। ठीक है, अब सिंपल सा एक कंसेप्ट मैं आपको जल्दी से बताता हूँ क्योंकि डिटेल में नहीं बात करेंगे। जहां पे तापमान ज्यादा होता है, जहां पे तापमान ज्यादा होता है वहां पे हवाएं क्या होती हैं, गर्म होती हैं, और गर्म होकर के हवाएं हल्की हो जाती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। ऐसे में यहाँ पे निम्न वायुदाब बनता है, लो प्रेशर बनता है। ठीक है, दूसरा, जहां पे तापमान कम होगा वहां पे क्या होगा, हवाएं ठंडी होंगी, नीचे की ओर बैठेंगी, वहां पे उच्च वायुदाब बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। दो कॉन्सेप्ट बता दिया, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, इसी का खेल है यहाँ पे। अब क्या होता है, जून मई जून के महीने में और कर्क रेखा के पास सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा लंबवत पड़ती हैं। यहाँ पे तिब्बत का पठार है, ठीक है ना, तिब्बत का पठार। अब क्या है कि तिब्बत के पठार और यहाँ पे ये जो गंगा का मतलब ये उत्तरी भारत का मैदान है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि तापमान ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो वहां की हवाएं क्या होंगी, हवाएं गर्म होंगी, और गर्म होकर के क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। ठीक है, अब वहां हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ गई तो वहां पे कौन सा प्रेशर बना, ये वाला लो प्रेशर बना, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना, लो प्रेशर बना। ठीक है, अब इसी समय इसी गर्मी के मौसम में यहां भी तो कुछ हो रहा है, यहाँ पे भी हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्षेत्र की तुलना में, भारत के कर्क रेखा की तुलना में इस क्षेत्र में टेम्परेचर कैसा है, कम है। तुलनात्मक बात कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर मतलब हवाएं क्या होंगी, नीचे की ओर बैठेंगी।
ठीक है, यहाँ हवाएं बैठ रही हैं, यहाँ हवाएं उठ रही हैं। तो ये जो यहाँ पे हवाएं उठती है ना, यहाँ पे कर्क रेखा के ऊपर वाले भारत के भाग में, तो ये हवाएं उठ करके इस क्षेत्र में आती हैं, यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे ठंडी होकर के क्या होती हैं, बैठ जाती हैं। और जब यहाँ पे ठंडी होकर के बैठ जाती हैं, उसी दौरान जब यहाँ पे हवाएं बैठ रही, यही बैठने वाली हवाएं भारत की ओर समुद्री सतह से नमी लेकर के चलती हैं। यही दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है, यही पे भारत पर बारिश कराता है। इस तरह से भारत में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये मतलब जल्दी से मैं आपको बताऊं, डिटेल में बहुत अच्छे से कभी बात करेंगे। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन का बात थी। ठीक है, आगे चलते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा असम के अधिकांश भाग में फैल जाती है। ठीक है ना, यहाँ से जो ये शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी वाला, ये असम में भी खूब बारिश कराती है और यहाँ पे हिमालय से टकरा करके पश्चिम की ओर चली जाती है। ये दोनों शाखाएं दिल्ली के आसपास विलीन हो जाती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा और ये जो अरब सागर वाली शाखा है, ये दोनों दिल्ली के आसपास मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे पूछा गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के संबंध में क्वेश्चन दिया गया है। सही आंसर मतलब कौन सा गलत है वो हमको क्या करना है, इसमें चुनना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत अन्य नदियों को कवर करने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया था। देखिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान लाया गया, जिसके तहत गंगा नदी को स्वच्छ करने का या उसके आसपास जो भी गंदगी है उसको साफ करने का बात किया गया। इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया अन्य नदियों को, क्योंकि यह केवल गंगा नदी पर आधारित था। इसी को जब एक्सटेंड किया गया तो 1995 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान लाया गया, वह अन्य नदियों को भी कवर करता है सब। ठीक है, तो यह सही है स्टेटमेंट। दूसरा, प्रदूषण निगरानी प्रयासों की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। यहीं पे गलत है, क्योंकि पूरी लागत केंद्र सरकार नहीं वहन करता है, राज्य और केंद्र मिलकर करते हैं, इसीलिए दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में नगर पालिका सीवेज के प्रबंधन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के माध्यम से नदी के किनारे के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए कई पहल सम्मिलित हैं। तो ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है सी। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही, लेकिन दूसरा गलत है कि केवल केंद्र सरकार पैसा खर्च नहीं करती है, राज्य भी पैसा खर्च करते हैं। तो कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, व्याख्या दिया है कि वही जो लागत है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विभाजित की जाती है। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंजर्वेशन प्लान है, इसमें परिवहन और उपचार प्रक्रियाओं के माध्यम से सीवेज का प्रबंधन करना होता है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना होता है, और लागत प्रभावी स्वच्छता समाधान, साथ ही में इलेक्ट्रिक जो शव दाह गृह हैं इनकी स्थापना करना चाहिए, और लकड़ी आधारित दाह संस्कार सुविधाओं में सुधार जैसे पहले सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं क्या क्या किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी के बारे में पूछा गया है आपसे, और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वह पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तो सही बात है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लिखित न्याय प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या है, ये जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखे हैं उसमें ये स्टेटमेंट देते ही है इससे रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये लगता है ना जनरली कि भाई ये तो बाध्य होना चाहिए, लेकिन ये बाध्य नहीं है, यही मतलब खास बात है इसकी, बाध्य नहीं है। यूपीएससी देगी तो दे देगा कि यह बाध्य है, तो ध्यान में रखिएगा, बाध्य नहीं है नागरिक प्रक्रिया संहिता के लिए। तीसरा, अपने निर्णय की समीक्षा भी कर सकता है, और साथ ही में आप इसके निर्णयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी कर सकते हैं। बस खास बात यह है कि 60-90 दिन के भीतर आपको करना है, 90 दिन ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि अब हो गया चलो मैं 180 दिन बाद करूंगा, ऐसा नहीं है। ये भी बनता है कि क्या इसके निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है, तो हाँ की जा सकती है अपील। अगर केवल ये स्टेटमेंट दे कि एनजीटी के निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है, तो सही है स्टेटमेंट। ठीक है, 90 दिन के भीतर, अगर स्पेसिफिक दे रहा है 90 दिन, तो ये भी
जैसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि एनजीटी के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों में चुनौती दी जा सकती है। यूपीपीसीएस वाले अगर बनाएंगे तो 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन दे देंगे, तो 90 दिन ध्यान में रखना है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सभी तीन क्या हो जाएगा, गलत। गलत वाला पूछा है ना कि कौन सा सही नहीं है, तो जो है कोई भी ऐसा नहीं मिला जो सही नहीं है, तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको व्याख्या बता देता हूँ एनजीटी के बारे में। तो पहली बात तो ध्यान रखिए, एनजीटी एक स्टैच्यूअरी बॉडी है, मतलब सांविधिक निकाय है। तो सांविधिक निकाय एक एक्ट के तहत बने होते हैं, तो एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मिनिस्ट्री जब भी देगा, तो आप मिनिस्ट्री देगा तो सोचेंगे यार ये ग्रीन ट्रिब्यूनल है, मतलब हो सकता है कि पर्यावरण वाला मंत्रालय हो, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये इसका मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ना, क्योंकि ये न्यायालय की तरह काम करता है ना, न्याय प्रदान करने का काम करता है ना, तो इसलिए लॉ एंड जस्टिस के तहत आता है। लेकिन नाम से अगर आप जज करेंगे तो लगेगा कि पर्यावरण वाला ही होगा, तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास बात यह है कि इंडिया तीसरा देश है विश्व में जिसने इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ऐसा स्टैच्यूअरी बॉडी बनाया है। थर्ड देश है, पूछ सकते हैं, है ना, इंडिया थर्ड देश है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए स्पेशल बॉडी बनाया है, ऐसा स्टैच्यूअरी बॉडी। पहले दो देश कौन से हैं, पहला देश ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा देश कौन सा है, न्यूजीलैंड है। तो तीसरा देश भारत है। ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई इंडिया विश्व में पहला देश है जिसने स्टैच्यूअरी बॉडी बनाया है पर्यावरण संरक्षण के लिए एनजीटी की तरह, तो पहला नहीं है, तीसरा है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, कुछ काम का है। हाँ, यहाँ पे बाध्य नहीं है, ये बता दिया हूं आपको, 90 दिन के भीतर चुनौती दे सकते हैं एनजीटी के निर्णय को, तो ये व्याख्या थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने डाउन टू अर्थ मैगजीन के जुलाई मंथ पर आधारित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आप देखे होंगे कि हमने कोई भी डिस्कशन किया है उसमें स्टैटिक पोर्शन को जरूर डिस्कस किया है, यही खास बात है इस डिस्कशन की, क्योंकि यहाँ पे आप 17 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो मान के चलिए आप 50 या 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन तैयार कराया है मैंने आपको, क्योंकि यूपीएससी में तो स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं कि पीसीएस में हो गया या ट्रिपल एससी में हो गया, यूपी ट्रिपल एससी में वन लाइनर पूछते हैं, तो उससे भी रिलेटेड फैक्ट है। यहाँ तक जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। आप खुद ही जान गए होंगे कि कैसा डिस्कशन था, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए जिससे पता चले कि भाई क्या सुधार किया जा सकता है, कोई समस्या आपको लग रही है कि और इसमें कुछ अच्छा किया जा सकता है तो जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, जुड़े रहिए और लोगों तक पहुंचाइए।